Yes, sir. तो ये वही पेपर है, ठीक है, विल ट्राई एंड कंप्लीट दिस, ठीक है। तो क्या है, which change will move the equilibrium position to the right side, and change the value of the Kc. Value of Kc कब change होता है? Temperature? ठीक है, only temperature changes the value of Kc, ठीक है। तो right side move करना है, तो the only thing that you're going to do is कि you're going to change temperature, right? और right side भी move करना है, तो less करना है या ज्यादा increase करना है? बल्कि एक ही option है temperature वाला, which is this. Yeah, C. ठीक है, तो you don't have to think about it, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ये वो पीएच कर्व्स आ गए, ठीक है। इफ यू नो कि व्हाट हैपेंस इन पीएच कर्व इज कि आप ना, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये पीएच कर्व्स के ऊपर ना यू नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। 23 24 के अंदर ना, दैट्स द ओनली टाइम यू गोइंग टू गेट टाइट्रेशन कर्व्स है। तो इसके अंदर व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपके पास, लेट्स से यू हैव टाइट्रेशन हैपनिंग, और अब इसका ना स्टार्टिंग पीएच, व्हाट इज द स्टार्टिंग पीएच? इट्स अल्कलाइन, राइट? Yes. तो इसका मतलब है your solution over here is an alkali. Let's assume कि it's NaOH. And the final pH over here, जो final pH है ना, that's acidic, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ना final pH that's acidic. तो that indicates कि you're adding an acid from the top. तो start में when the NaOH is getting neutralized, there would come a point when the pH will almost become, it will kind of become neutral, ठीक है। तो that would mean कि all the NaOH is gone, ठीक है। और वो कहाँ पे चला गया? All the NaOH gets converted into salt and water, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपने, अच्छा, उसके बाद भी अगर आपने ना वो नहीं किया, यू नॉट स्टॉपिंग द एसिड फ्रॉम द टॉप, तो एक्स्ट्रा एसिड will fall into the solution and that's going to make it acidic. अच्छा, अब ये जो कर्व है ना, this is a strong, it's strongly alkaline, right? strongly है, मेरे ख्याल से 12 के करीब है, या I think it is strongly alkaline. और एंड में ना when the acid goes in excess, so it's strongly acidic. So it's a strong acid based titration that's happening. Alkali इतनी strong नहीं है वैसे, alkali जो है 11 है, तो I would say slightly strong कर लो। अच्छा, this is the neutralization point. तो solution Y क्या है? Solution Y is the acid that's falling from the top. वो जितना ज्यादा होता जा रहा है, it's becoming more and more acidic, ठीक है। अच्छा, now coming to the question, this is what's happening. उससे क्या, both solutions X and Y have the concentration 0.1 mole per dm cube. इसका मतलब this is also 0.1 mole per dm cube and that is also 0.1. और titration is performed, just once again add कर लो। अच्छा, फिर इसी तरह, अच्छा, what are solutions X and Y? तो अब एसिड जो है वो दैट्स डेफिनेटली स्ट्रांग, तो वो तो जो Y है ना, that's a strong acid, that's probably either this or this, मतलब ये दो ऑप्शन है, ठीक है। सो दीज आर योर टू ऑप्शंस। कहाँ चला गया, एक सेकंड। अच्छा, दूसरी साइड पे ना, आई थिंक क्योंकि इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अ बेस, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी अमोनिया, क्योंकि KOH होता ना तो वो फिर 13 14 होता, ठीक है, दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कहीं 11 पे है, सो माय गेस इज कि इट्स गोइंग टू बी अमोनिया। ये क्वेश्चन क्लियर है?
Yes, sir. Sir, ethanoic acid का usually क्या होता है? अच्छा, एथेनोइक एसिड होता है ना, तो फिर उसकी जो कर्व होती है ना वो इस तरह होती है, क्योंकि एथेनोइक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड ना, तो जब वो एसिड एसिड अगर थोड़ा सा एक्सेस पे जाता ना, तो उसकी कर्व कहीं यहाँ पे होती है। Okay, sir. ठीक है, वो स्ट्रेट, तो वो इस तरह से यहाँ पे होती है। और अगर इट हैड बीन केओएच ना, तो केओएच की कर्व ऊपर से स्टार्ट होती है, 13 14 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Sir, NaOH की क्या होती है? एनओएच भी स्ट्रॉन्ग वो बेस है ना, तो Uh-huh. एनओएच भी होता, तो उसकी कर्व कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, Okay. मतलब वो स्ट्रांगली, तो इसलिए मैंने कहा कि वो, अच्छा रिलेटिवली स्पीकिंग ना, थोड़ा सा पीएच का आइडिया होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीएच का आइडिया भी दे देता हूँ। किसी को पता है पीएच होता क्या है? ऑल्दो ये कोर्स का पार्ट नहीं है, A2 का पार्ट है, लेकिन यू शुड नो क्योंकि पीएच कर्व्स है ना। तो पीएच होता है ना, दैट्स द नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, उसका मैं आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट डज दैट मीन, या अगर आप लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा हुआ ना, तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट लॉग इज। कि अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो लॉग क्या करता है, उसको पावर्स ऑफ टेंस में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज व्हाट 10 पावर -1। तो इसका जो लॉग होता है ना, दैट्स एक्चुअली -1, लेकिन क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो इट्स गोइंग टू बी +1। तो मैं वैसे आइडिया दे रहा हूँ, अगर अगर मेरे H+1 की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना, दैट्स लेसर 0.0001 मोल पर डीएम क्यूब, तो 10 की पावर्स में क्या है, 10 की पावर इट्स -4, राइट? और अगर मैं इसका लॉग लेता तो -4 आता, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन ओवर देयर, तो ये +4 होता। ठीक है, तो जो आपका HCl या स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, उनका तो पीएच ये होगा, H+1 की कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। लेकिन आपका अगर एथेनोइक एसिड होगा तो उस पे इट्स नॉट गोइंग टू डिसोसिएट, तो H+1 की कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी लो, तो वो कहीं 4 5 6 इस पे होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर है कि लॉग पीएच कर्व होती क्या है, इट्स अ लॉग ग्राफ, वो कॉन्सेंट्रेशन को ना पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो और ये भी याद रखना कि एसिड और बेस जो होते हैं ना, और खास तौर पे जो पीएच पीएच कर्व्स होती हैं, pH 2 और pH 12 जो है ना, इसका एक ही मतलब है। एक सेकेंड, ये दोनों pH 7 बीच में न्यूट्रल होता है ना। मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वाइज ना बोथ ऑफ देम मीन द एग्जैक्ट सेम थिंग। जो एल्कलाइन होता है ना, वो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही होती है, और जो एसिडिक होता है ना, वो H+1 की कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहा होता है। ठीक है, डिटेल में हमने नहीं जाना, वो डिटेल जो है ना वो A2 में है। लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जितना आप 7 से दूर होगे ना, ये कितना डिफरेंस आया, 7 और 12 में कितने का डिफरेंस आया? आई थिंक इट्स 5, राइट? 5 पॉइंट्स का। 7 और 2 में कितने का डिफरेंस है? वो भी 5 का है ना। तो 7 एग्जैक्ट मिडल होता है। ठीक है, 7 इज एग्जैक्टली द मिडल। तो जितना आप, तो pH 2 एंड pH 12 कॉन्सेंट्रेशन वाइज इट मींस एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, वो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है कॉन्सेंट्रेशन वाइज। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि पीएच को ना आपको रफली, मतलब आपको जनरली कॉन्सेंट्रेशन में अगर कन्वर्ट करना होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि दीज टू एग्जैक्टली मीन द सेम थिंग। हमारे केस में वी हैड pH 1, मतलब एक साइड पे pH 1 था, मतलब ये ऑलमोस्ट 1 था ना ये वाला पॉइंट, और जो हमारा अल्कलाइन वाला पार्ट था ना, वो कितना था? वो 11 था, राइट? अब ये जो है ना, दिस इज टेलिंग यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH एंड दिस इज टेलिंग यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+1। तो जितना आप pH 7 से दूर होगे उतनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर वो आपको कह देते ना कि कॉन्सेंट्रेशन बताओ, OH की ज्यादा है या H+1 की ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन? कौन ज्यादा दूर है pH 7 से? H+1। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 4 पॉइंट्स का ना। इसका मतलब है H+1 कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी अ लॉट हायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया याद रखना कि जितना आप 7 से दूर जाते रहोगे ना,
अगर आप अल्कलाइन साइड पे जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती रहेगी, अगर आप एसिडिक साइड पे जा रहे हो तो तब भी कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो वो कभी कभार ना वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा कि भाई इनमें से एल्कली जो है ना दैट्स एट pH 11 और एसिड जो है ना दैट्स एट pH 1। तो यू कैन आस्क यू कि भाई विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जनरली वैसे पता तो होता ही है कि पीएच का आपको आइडिया तो है। मैं उसको बस थोड़ा सा उसको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीच में ना थोड़ी सी ऐड कर दी है। इसके ऊपर यू नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चन, बस रफ स्केचेस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which row shows the expected properties of the elements astatine when compared to the properties of the elements? तो एस्टेटीन बॉटम पे है, ठीक है, ClBr, आयोडीन होता है उसके बाद एस्टेटीन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी सबसे ज्यादा होगी? कम होगी। ठीक है, आयोडीन के कंपैरिजन में, ठीक है, द कंपैरिजन बिटवीन आयोडीन, तो इट्स गोइंग टू बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। वॉलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। तो एसिडीन की जो तो सी वॉलेटिलिटी होना होगी वो चाहिए। सी होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं, वैसे इंक्रीज करते हैं क्यों है, व्हाई डू दे इंक्रीज? बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज क्योंकि एक तो पहली बात दे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक। वैन der वाल्स फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल्स दे इंक्रीज। बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल induced dipoles they increase, so the substances become less volatile, harder to evaporate, ठीक है। अच्छा, अगला वाला, rate of an exothermic reaction is followed by measuring the concentration of a reactant at regular time intervals. Rate का question, during the experiment the temperature of the reaction mixture is not controlled. Which row? अच्छा, temperature control नहीं हो रहा, तो और remember it's an exothermic reaction, तो इसका मतलब है कि एक तो उसने ये भी लिख दिया टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट कंट्रोल्ड, तो इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर जो है ना दैट इंक्रीजेस विद टाइम। तो व्हाट दैट मींस इज कि इट इंक्रीजेस विद टाइम, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो तेज होता जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा दैट्स गोइंग टू बी स्लो, और वो उसका टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लो, और जैसे ही वो रिएक्शन शुरू होगा, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो रिएक्शन वुड स्पीड अप विद टाइम। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ है which shows that the reaction speeds up with time? कौन सा ग्राफ सही ग्राफ है? और इस ग्राफ में ना, what is rate, by the way? Rate is any change, in this case it's the change in concentration with respect to time, मतलब change in volume of gas भी हो सकता है, change in mass भी हो सकता है, could be any change with respect to time। तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना जो प्लॉटेड है, स्टार्ट में इट्स गोइंग टू बी द हाईएस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट में at time t is equal to 0 you will have a lot of reactants, तो ये पहले ABC में से ऑप्शन है, और वो कह रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है रिएक्शन का, सो व्हाट विल हैपन इज इट विल स्पीड अप जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो कौन सा ग्राफ ठीक है? सी सर। कौन सा? सी। नहीं, सी नहीं, सी वैसे तो ठीक है, ग्राफ नॉर्मली इसी तरह होता है कि स्टार्ट में कॉन्सेंट्रेशन इज द हाईएस्ट, राइट, तो रिएक्शन इज वेरी फास्ट, तो वो बहुत स्टीप होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता द concentration starts decreasing, reactants get used up, the reaction starts slowing down, तो टाइम ज्यादा लगता है, ग्रेडियंट कम होता रहता है, ठीक है। तो दिस इज योर नॉर्मल ग्राफ, सी इज लाइक योर नॉर्मल ग्राफ, लेकिन इस केस में आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि स्टार्ट में ना द मिक्सचर विल बी कोल्ड, तो आपका जो ग्रेडियंट होगा ना वो थोड़ा कम स्टीप होगा, और फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सेकंड
टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो वो फिर हीट अप करता रहेगा, तो द रिएक्शन विल स्पीड अप। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी, इट विल स्पीड अप। व्हाई वुड इट स्पीड अप? क्योंकि इट्स ऑब्वियसली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस। और फिर वापस स्लो होना शुरू हो जाएगा, वापस एंड में हर रिएक्शन ने स्लो ही होना है, खत्म हो जाएगा ना रिएक्शन, क्योंकि एट द एंड व्हाट विल हैपन इज कि रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट्स ही खत्म हो जाएंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ही खत्म हो जाएगी, यू वोंट हैव एनी रिएक्शन, ठीक है? तो एट द एंड इट विल स्लो डाउन, यू reactants get used up, ठीक है? इज दिस क्लियर? yes sir, Yes, sir. ये भी ऐसा क्वेश्चन था, इट्स वेरी इजी टू गेट दिस रॉन्ग, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट 119, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज, तो सर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अच्छा, एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है? बैकवर्ड एंडो है, which means forward is exo, ठीक है? अच्छा, the activation energy of the backward reaction is 160. हाँ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसके लिए ना मैं थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, मैं पहले ही वैसी वर्किंग कर रहा हूँ। फॉरवर्ड एक्सो है, एक्सो का ग्राफ कैसा होता है? एक्सो का ग्राफ होता है इस तरह करके ना, और ही हैज सेड कि भी वो जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट्स एंडोथर्मिक, व्हिच इज फाइन, बैकवर्ड उल्टा जा रहे हैं, तो बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक, ठीक है? एनर्जी गेन करिए, एनर्जी एक्सेस है, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन, वो भी बैकवर्ड की गिवन है। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? वो नीचे प्रोडक्ट से शुरू हो रहा है, वापस उल्टा जा रहा है, ठीक है? दैट्स, तो आपको ना ये पूरा क्लाइंब करना है, ठीक है? तो दैट्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? और इसकी दे हैव गिवन अस द वैल्यू फॉर दिस, ये कितनी गिवन है? दैट्स 160 किलो जूल्स, लेकिन बैकवर्ड की गिवन है। It can be assumed that the backward reaction proceeds by the mechanism that is the exact reverse of the mechanism of the forward. वो कह रहे हैं कि same path है. Which statement about the activation energy of the forward reaction is correct? Now, forward की activation energy, what is the activation energy of the forward reaction in this case? वो तो ये होगी ना, ये forward की activation energy, ठीक है? Forward का मतलब है कि forward जा रहे हो, this is the activation energy. ये clear है? तो yes Yes, अब sir. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दैट्स मतलब जो भी है 160 से तो कम होगी ना, तो वो कौन सी स्टेटमेंट है जो Sir, the second one? Yeah, ठीक है? B. बी है, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये तो वो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना था, एंड देन यू कैन फिगर दिस वन आउट। तो बस वो था कि 160 से कम है। नेक्स्ट वन, HCN has been detected in interstellar gas. The molecules below have also been detected in interstellar gas. The molecule contains the same total number of valence electrons as HCN. अच्छा, वो valence electrons is HCN ना, तो वो क्या है? सेम। तो पहले तो HCN के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? H के पास 1 होता है, C के पास 4 होते हैं, एंड N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? दैट्स ग्रुप 5 में होता है, दैट्स 5। तो टोटल कितने हो गए? दैट्स 10, राइट? तो आपने बस जाके देखना है कि किसके पास, उसका 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? आउटर शेल में 6, ग्रुप 6 में होता है। N के पास 5 होते हैं, तो पहले ही आगे निकल गया काम, ये 1 है, इसको छोड़ दो। पीएन वाला कर लेते हैं, आखिरी कर लेते हैं। एन कितना होता है? दैट्स हाँ, ये होगा, एन ग्रुप 5 है, सो इट्स गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पी इज आल्सो ग्रुप 5, सो इट आल्सो हैज, तो डी इज द आंसर। ये भी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, diagram shows the Boltzmann distribution of the energy of gaseous molecules at a particular temperature. Boltzmann distribution are typical. तो which statement is correct? तो पहला वाला is the temperature of the gas is raised. Temperature of the gas को अगर आप रेज करोगे
तो हायर एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे एंड लोअर एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू डिक्रीज. तो व्हाट योर कर्व इज गोइंग टू लुक लाइक इज कि वो उसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी. ठीक है, मतलब आगे से ऊपर हो जाएगी. नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज एट दिस पॉइंट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर हियर एट लोअर एनर्जी दैट विल डिक्रीज. ठीक है, हायर एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज. तो पहले दोनों ऑप्शंस है. द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड, द हाइट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द कर्व इंक्रीजेस, व्हिच इज रॉन्ग. क्योंकि हाइट ऑफ द मैक्सिमम जो है ना वो एक्चुअली पहले मैक्सिमम ज्यादा था. तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. फिर मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द राइट, ये सही है, राइट की तरफ मूव हो गया. ठीक है, और फिर बाकी सारे तो गलत ही होंगे. लेंथ ऑफ द लाइन लेबल्ड एक्स शोज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन. नो इट डजंट. एक्टिवेशन एनर्जी एक हाइट नहीं होती, वो एक पॉइंट होता है इसके ऊपर जो उन्होंने लेबल नहीं किया हुआ. ठीक है, दे हैवंट लेबल्ड इट. और लेंथ ऑफ द लाइन लेबल एक्स शोज द एंथैल्पी चेंज. नो इट डजंट शो द एंथैल्पी चेंज. एक्स खाली ये शो कर रहा है कि जो भी एनर्जी है ना, इस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. जो हाइट है ना वो शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर. तो एक्स ये भी नहीं बता रहा कि एनर्जी है कौन सी. सो इट डजंट टेल यू एनीथिंग. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन. इनऑर्गेनिक फिर से एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड फास्फोरस आर रिएक्टेड सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो पता होना चाहिए कि क्या होता है. Mg+O2 क्या बनता है? MgO, which is an ionic compound जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. इट्स रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होता है, वो फर्नेसेस वगैरह में और हीट शील्ड्स में यूज होता है. और दूसरा क्या था? फास्फोरस. फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक्सेस ऑक्सीजन के साथ वो ना दो कंपाउंड्स बनाता है, P4O6 एंड ऑल्सो P4O10, राइट. तो एक्सेस ऑक्सीजन है, सो आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ P4O6. वो जो ज्यादा ऑक्सीजन वाला ना वो कर रहे हैं. Each oxide is then separately added to water and the pH of the solution of the resulting mixture is measured. ये जो P4O10 है ना, ये पानी के साथ मिक्स होकर it forms what? Phosphoric acid, which is a very strongly acidic solution. MgO जो है ना वो insoluble है, या आप कह लो कि बहुत slightly soluble है. वो it's not soluble, तो एक तो उसे पानी के साथ मिक्स नहीं होना, and the other thing is कि जो थोड़ा बहुत हाइड्रोक्साइड बनेगा वो बहुत ही थोड़ा बनेगा, तो उसका जो pH होगा ना it will be very slightly alkaline. 8 कर लो या 7.5 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ऑक्साइड इसका पीएच क्या होगा? वो तो स्ट्रांगली एसिडिक होगा. लेट्स से इट्स 1. तो मैग्नीशियम इज द वन दैट्स गोइंग टू गिव यू द हायर पीएच. और उसने कहा कि इनका क्लोराइड भी ना, तो रिमेंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, वो रिवाइज कर लेना, उसके नोट्स में एंड में शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में दोबारा. MgCl2 को अगर वाटर में ऐड करोगे व्हाट हैपेंस? फर्स्टली मैं बल्कि सारे क्लोराइड्स का मैं कर लेता हूँ कि NaCl को पानी मिक्स करते हो ना, द ओनली थिंग दैट हैपेंस इज कि वो पानी में जाके ना उसके आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, वो बस पानी में मिक्स हो जाते हैं. दैट्स इट, इट डिसॉल्व्स. नो रिएक्शन, न्यूट्रल सॉल्यूशन. फिर पीरियड 3 में ना MgCl2 है. MgCl2 को पानी में मिक्स करोगे ना तो व्हाट विल हैपन इज कि वो भी मोस्टली पानी में मिक्स ही होगा मोस्टली. और अगर वो मिक्स हो रहा है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि Mg का जो चार्ज है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़े बहुत ना पानी में जो OH आयंस है ना उनको अपने साथ जोड़ लेता है. ठीक है, पानी में और कौन सा आयंस है? H+1 और Cl आयंस था, वो ऊपर से आ रहे हैं. तो OH आयंस को ना वो खींच के अपने साथ जोड़ लेता है और थोड़ा बहुत ना MgOH2 बना लेता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस हैपेंस. तो आपका जो पानी होता है ना दैट बिकम्स स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि Mg का जो आयन है उसका जो चार्ज है और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट स्लाइटली हायर. तो वो वाटर में से, ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल था जिसमें H और OH थे, OH को खींच लेता अपने साथ. तो लेकिन ये बहुत थोड़ा होता है. हाइड्रोलिसिस MgCl2 में इट इज वेरी वेरी स्लाइट. लेकिन योर pH इज वेरी स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि एसिड बन गया ना, तो उसे कह लो 6.5 होता है. ठीक है,
और इससे आगे जब जाते हो ना, AlCl3, Al+3, Cl-1, Al का चार्ज और भी ज्यादा होता है, तो हाइड्रोलिसिस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। सेम चीज होती है। एंड देन तो Mg के बाद जो है ना, हाइड्रोलिसिस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और हर दफा HCl बनता है। HCl, SiCl4, PCl3, PCl5, ठीक है, वो सारे के सारे ना पानी के साथ बहुत रिएक्ट करते हैं, एंड दे एंड अप फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ HCl। तो ये जो होते हैं ना, ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं, तो फास्फोरस का क्लोराइड जो होगा ना, दैट विल बी स्ट्रांगली एसिडिक। तो उसका जो पीएच होगा ना, दैट विल बी लेट्स से 1 या 2। और Mg का जो क्लोराइड होगा ना, वो थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज करेगा, सो द पीएच इज गोइंग टू बी 6.5, ठीक है। तो क्लोराइड गिविंग द हायर पीएच, वो भी Mg आ रहा है 6.5। फास्फोरस का क्लोराइड जो था, दैट वाज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस, तो वो 1 था। तो आंसर इज ए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अगला वाला, equal volumes of saturated solutions of magnesium hydroxide, calcium hydroxide, and strontium hydroxide completely neutralized with sulfuric acid. तो मतलब कोई मसला नहीं है, हाइड्रोक्साइड्स हैं तो उन्होंने न्यूट्रलाइज होना है, और तीनों में कोई स्पेशल बात नहीं है, तीनों स्ट्रॉन्ग बेसिस है। एक्सेप्ट के बेसिस में जो डिफरेंस है ना, वो ये कि ये जो पहली वाली है ना, दैट्स नॉट वेरी सॉलेबल, और जो रिमेंबर हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉलेबिलिटी होती है ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी सॉलेबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो कोई इतना सॉलेबल नहीं है, और जो बीच वाला ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा बहुत डिसॉल्व करता है, पार्शली सॉलेबल। अच्छा, द वाटर इज जेंटली, और उससे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। तो बनाएंगे क्या वो? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। सल्फेट्स में सॉलेबिलिटी जो है ना, वो उल्टी है, विच मीन्स के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाज नॉट वेरी सॉलेबल, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना, दैट्स वेरी सॉलेबल। और स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत सॉलेबल होता है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम सल्फेट जो होता है ना, दैट्स वेरी लेस सॉलेबल। तो सल्फेट्स की जो सॉलेबिलिटी है, दैट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा, these solid sulfates are completely dissolved in the minimum volume of water. अच्छा, which statement about the volumes of water needed to dissolve the sulfates? वो सल्फेट्स की बात कर रहा है। अच्छा, पहली चीज है कि इसको तो कम पानी चाहिए, बट इट इज ऑलरेडी वेरी सॉलेबल, उसने तो डिसॉल्व हो ही जाना है। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट जो है ना, दैट उसको सबसे ज्यादा चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी लेस सॉलेबल ना, तो मोर वाटर वुड बी नीडेड टू डिसॉल्व स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। तो कौन सा आंसर ठीक है? C. सी, ठीक है। अच्छा, which statement about the halogens is correct? फिर से halogens, वही फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अच्छा, बेस्ट ऑक्साइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है, राइट? विच मीन्स के इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। बोलता है इन सारों में सबसे अच्छा ऑक्साइजिंग एजेंट कौन है, किसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का सबसे ज्यादा शौक है? Fluorine. Chlorine. ठीक है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्साइजिंग एजेंट। और उसे दिखा, आयोडीन कैन नॉट बिहेव एज एन ऑक्साइजिंग एजेंट। वो कभी तो आयोडीन, मतलब वो चाहता नहीं है कि वो बने ऑक्साइजिंग एजेंट, मतलब उसकी, कि उसके पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन I-1 बनता तो है, मतलब तो ये तो कहना गलत है कि कैन नॉट बिहेव, ठीक है, दैट्स ऑब्वियसली रॉन्ग। वो कर लेगा, लेकिन इट डजंट लाइक टू डू दैट। अच्छा, द वॉलेटिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन, वो डिक्रीज था, वो भी हमने, अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन 2 दफा आ गए। वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, when an equimolar mixture of chlorine and hydrogen is exploded, only one product is formed. That's true, Equi, नहीं? हाँ, वैसे इसी नहीं बनना चाहिए, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं, I don't think so. और वो 1:1 ही है ना, 2HCl, तो बस ठीक है, वो इक्वी मोलर मिक्सचर होगा, तो आई गेस दैट्स ट्रू, लेकिन देख लेते हैं। When concentrated sulfuric acid is added to bromide, hydrogen sulfide is one of the products. Not true. ये, और इसके लिए ना मैं वो खोल भी देता हूँ कि
ग्रुप 17 बल्कि उधर लिख लेता हूँ, बाकी नोट्स में भेज दूंगा उसके ऊपर, देख लेना। रिमेंबर दिस ऑलवेज कि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है CL-1, Br-1, I-1। CL-1 इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का शौक नहीं है। तो जब Cl-1 को ना उसके साथ रिएक्ट करते हो ना, या NaCl को या किसी सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देयर इज नो redox रिएक्शन। द ओनली थिंग दैट हैपेंस इज कि वो Cl आयंस और H+1 मिलकर ना HCl गैस के फ्यूम्स बना सकते हैं, दैट्स इट। रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होती। अच्छा, Br-1 जो है ना, वो क्योंकि इट्स अ बिगर आयन, तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा है। तो उसको जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो, some of the Br ions will start losing electrons and they'll start forming bromine. And the sulfur है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना शुरू हो जाती है, इधर +6 है तो वो SO2 वगैरह बना देता है, ठीक है, +4 है वहां पे, तो you start getting a redox reaction. I-1 is a very good reducing agent क्योंकि I-1 बहुत बड़ा एटम आयन है and it has a very high tendency to lose electrons. तो जब आयोडाइड को अगर आप रिएक्ट करते हो ना किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आयोडाइड हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आयोडीन बना देता है। और जो सल्फर है ना, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है, लेकिन वो और भी रिड्यूस हो सकता है, वो सल्फर भी बना सकता है, वो H2S भी बना सकता है। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, वो काफी कम, 0 पे भी जा सकती है, -2 पे भी जा सकती है। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड ब्रोमाइड, उसके अंदर ना H2S इज प्रॉब्ली नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि सबसे ज्यादा रिड्यूस जो करेगा ना, वो I-1 करेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है, इसकी इक्वेशंस भी याद रखना, क्योंकि दे माइट आस्क यू फॉर इक्वेशंस एज वेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, व्हेन concentrated sulfuric acid is added to solid bromide, bromine is produced along with a number of other products which we just discussed. However, when concentrated sulfuric acid is added to NaCl, only HCl and sodium hydrogen sulfate is produced, ठीक है, which is what we discussed. What is the reason for the difference? वो reason है कि वो ऊपर वाले जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहता, I-1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। तो डी, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. sir, अच्छा, which statement about the oxides of nitrogen is correct? तो मतलब NO2 और भी बड़े होते हैं, 2O4 और इस तरह के ना, कब बनते हैं ये? या तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स में बनते हैं जब एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाते हैं, और दे आर फॉर्म्ड उसमें कार इंजन में। तो पहला ठीक है ना? और ये वाला डेफिनेटली गलत है कि कैटालिटिक कन्वर्टर में ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। कार इंजन restricted supply of oxygen eliminates the possibility of नहीं, जरूरी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी तो मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, इसमें देखो, ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म, पहली वाली तो ठीक है। हाँ, ये गलत है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं होता। एसिड रेन में ना इट्स NO2 दैट रिएक्ट्स विद SO2, और वो एसिड रेन का जो प्रोसेस होता है ना उसके अंदर, ये वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स और कार इंजन से बन रहा होता है। सल्फर जो होता है वो फ्यूल वगैरह जो होता है आपका, सल्फर बेस्ड फ्यूल, कोल वगैरह, ठीक है, उसके अंदर होता है सल्फर, वोल्केनिक एक्टिविटीज में होता है सल्फर प्रोड्यूस। तो सल्फर जो होता है वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइज कर देता है, और NO2 जो है वो वापस NO में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा था, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय NO2, तो इसलिए डी गलत है। अच्छा, अगला, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है। Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question.
तो 2-bromo ethanolic NaOH, ठीक है, मेक श्योर यू नो व्हाट ethanolic NaOH does. तो अगेन यही जो 2 पेजेस है ना, इसको बल्कि चेंज कर लें, ये A2 का खुल गया. चलिए, एथेनॉलिक NaOH वो क्या करता है, हेलोजन एल्केन्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कीन्स में, ठीक है. तो एल्कीन बनना चाहिए. अच्छा, यू गॉट 2-bromo पेंटेन. पेंटेन क्या होता है, दैट्स 5 कार्बन एटम्स. और 2-bromo. तो यू आर रिएक्टिंग इट विद एथेनॉलिक NaOH. तो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे. आइदर द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू अपीयर ओवर हियर और इट्स गोइंग टू अपीयर ओवर हियर. ब्रोमीन जो है बीच में से कट जाएगा. तो हम वो दोनों प्रोडक्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं. एंड द 2 प्रोडक्ट्स आर कि यू विल आइदर हैव द डबल बॉन्ड ओवर हियर, और या तो पहले 2 में डबल बॉन्ड. तो वो कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोड्यूस. तो ये और उससे क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स बोथ शुड बी कंसिडर्ड. तो ये कितने बने हैं एल्कीन्स. और इसमें ना स्टीरियो भी डिस्कस, B. नहीं बी नहीं है, 3 आंसर है. वो इसलिए कि ये वाला जो एल्कीन है ना, मेक श्योर एल्कीन्स में ना ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट सिस ट्रांस. ये वाला जो एल्कीन है ना, one second. अच्छा, this alkene over here is not going to show cis trans. लेकिन ये वाला जो alkene है, this one, जो पहला वाला है, इससे 3H's and 2H's and ये वाला alkene this will show cis trans, ठीक है, डबल बॉन्ड है और फिर वो बाकी ग्रुप्स, ठीक है, so it will show cis trans. तो ये actually 2 molecules हैं. One is going to be the cis version, ठीक से मैं ऐड कर दूँ. अच्छा, one of them is going to be cis, और फिर एक जो होगा ना वो ट्रांस होगा. उसकी जो 3-dimensional शेप होगी ना, that's going to be different. So this is actually going to be 2 molecules. और ये एक होगा. तो टोटल कितने हो गए, that's going to be 3. ये क्वेश्चन क्लियर है. Yes, sir. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अल्कोहल है वो डिहाइड्रेट हो रहा है टू फॉर्म एन अल्कीन विद एन MR ऑफ 70, और उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. उसने जस्ट सेड कि वो सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, दिस वन ओवर हियर इज अ टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इट्स बॉन्डेड टू 3 कार्बन चेन्स. दिस वन ये हो सकता है क्योंकि दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. द कार्बन ओवर हियर इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन चेन्स. ये वाला भी सेकेंडरी है और ये वाला भी सेकेंडरी है, ठीक है. ऑल ऑफ देम आर सेकेंडरी क्योंकि और कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन चेन्स, और फिर वो एल्कीन बन रहा है. उसकी MR क्या होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए. तो सारों को एल्कीन में कन्वर्ट कर दो, वो एक चला जाएगा. अभी डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा लो. अच्छा, डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है. तो ये हमने डबल बॉन्ड ऐड कर दी. अब 70 कब होगा, कौन सा एल्कीन होगा 70, दैट्स गोइंग टू बी C5H10. इज दैट CnH2n होता है ना, C5H10. ये I 70 think बन रहा है B. नहीं, लेकिन C5H10 होगा ना 70. दैट्स बी को देख लो. C5 1 2 3 4 5. हाँ ठीक है, और ऊपर से एल्कीन है तो CnH2n. तो बी इज द वन दैट्स गोइंग टू बी 70, ठीक है.
इधर 4 कार्बन एटम्स है, तो वो 4 कार्बन एटम्स का 17 ही बनेगा, ठीक है। और इसके अगर एज काउंट करोगे ना वो कम आएंगे। इसका कितने एच होंगे? 2 होंगे, इसका 2 एच होंगे। यहाँ पे एक ही एच होगा, इधर भी एक एच होगा क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। और यहाँ पे 2 एचेज होंगे, तो ये C5 है। और एच जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एच है, तो ये भी 17 ही बनेगा, तो इट्स गोइंग टू बी बी। अच्छा, next one. The conversion of propan 1-ol into propan 2-ol can be completed in a two-stage synthesis. The first stage is to heat the propan 1-ol with concentrated sulfuric acid. तो बनाना क्या हमने? प्रोपन 1-ol टू प्रोपन 2-ol। प्रोपन 1-ol ये वो इधर लगा हुआ है, और वो फिर से कह रहे हैं डिहाइड्रेट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहली स्टेज में उसने उसको डिहाइड्रेट किया, ही इज टर्न इट बैक इनटू एन एल्कीन। Which reagent would be needed to complete the second stage? Second stage में वाटर फिर से ऐड कर दें। तो अगर आप वाटर ऐड करोगे तो मार्कोवनिकॉव रूल के मुताबिक जो H होता है और OH होता है जो ऐड होता है, H likes to bond with the carbon that's already bonded to more H's, तो ये वो यहाँ पे आएगा और OH यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वाटर किस तरह ऐड होता है? वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, फॉस्फोरिक एसिड या एसिड कैटलिस्ट होता है, और 60 एटमोसफेयर प्रेशर होता है, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन होता है जो वाटर ऐड होता है, तो Ca, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन हैपेंस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ टू ब्रोमो हैलोजेनो एल्केन्स है। हैलोजेनो एल्केन्स का याद रखना है कि हैलोजेनो एल्केन्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं दे ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 रिएक्शंस होते हैं हैलोजेनो एल्केन के, जिसमें 3 न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, OH आयन होता है, Cl आयन होता है, और फिर एक अमोनिया होता है, ठीक है। इन सारे लोन पे आके ना, और इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है कि हैलोजेनो एल्केन होगा, पोलर बॉन्ड है। तो या तो न्यूक्लियोफाइल, इन सारों में से न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेज लेके डायरेक्ट अटैक करेंगे प्राइमरी के केस में, और Cl आगे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो OH आके जोड़ा होगा और उधर से Cl बाहर निकल रहा होगा, उधर लगा होगा, Cl बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि जो ट्रेशी होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो Cl खुद ही टूट के ना पहले अलग हो जाता है, इट फॉर्म्स अ कार्बोकैटायन एंड देन द OH कम्स इन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है फॉर हैलोजेनो एल्केन्स, तो बस वो डी है इसका आंसर। अच्छा, ये अगला, a mixture of ethane and an excess of chlorine is exposed to UV light. How many different products each containing only two carbon atoms and at least one chlorine atom per molecule can be formed? ये मेरे ख्याल से हमने इसका क्वेश्चन पहले भी किया था कि वो ईथेन है, ये सारे एचेस हैं, तो 2 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ईथेन में 2 कार्बन एटम्स ही होते हैं, ठीक है, यू डोंट हैव टू। तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसे एटलीस्ट वन क्लोरीन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन होती है कि any of these H's over here, they can be substituted with chlorine. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? या तो एक Cl होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि you're going to have two Cls। टू Cls का ऑप्शन है कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो टू Cls एक ही पे अटैच हो जाए, या फिर वो दो डिफरेंट कार्बन एटम्स पे अटैच हो जाए, या फिर क्या ऑप्शन होगा, you're going to have थ्री Cls। थ्री Cls में क्या होगा कि उसमें दो ऑप्शन हो गए, आइदर ऑल द थ्री Cls गेट अटैच्ड टू वन कार्बन एटम और बाकी के पास H है, या फिर ये होगा कि दो Cl एक पे होंगे एंड वन Cl विल बी ऑन अ डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। फिर एक 4 Cls भी हो सकते हैं,
उसके भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, either the 4 CLs are के 3 on one and 1 CL on another one, ठीक है, or it could be 2 CLs on one on each और बाकियों पे एक एक। अच्छा, apart from that there's going to be another one के 5 CLs, उसका एक ही ऑप्शन होगा 5 CLs, that's it, 3 on one 2 on another one और एक H, और फिर एक 6 CL वाला भी होगा कि all the H's get substituted। उसने कहा था एटलीस्ट 1 CL ना, तो 1 से लेके ना all of them can get substituted as well। तो ये कितने बन गए? That's 9 different products, each having 2 carbon atoms and at least 1 chlorine atom per molecule, ठीक है? ये clear है question? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद है कि when 1 methyl cyclohexene reacts with Br2 the product is X। When 1 methyl cyclohexene reacts with HBr the major product is Y। तो मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है कि H को ना H likes to bond with the carbon that's already bonded to more H atoms, ठीक है, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ना, तो जो आपका H होगा ना डबल बॉन्ड में, इट विल बॉन्ड विद, किस में ज्यादा H है पहले से देखा था, वो ये वाला है, H से इधर जाना है और Br ने इधर अटैच होना है, but इस कार्बन के पास कोई H नहीं है एंड दिस कार्बन has 2 H's, नहीं 1 H, तो ज्यादा H जो है ना वो इस वाले कार्बन के पास है, तो H likes to bond with the carbon that's already bonded to 4 H atoms, ठीक है। अच्छा, Br2 वाला सिंपल होगा, Br2 वाले में दैट इज गोइंग टू बी सिंपल कि वो दोनों ही Br हैं, तो एक Br इधर अटैच होगा। अच्छा, which statement is correct? वो कह रहा है X is a mixture of 2 stereoisomers, is that correct? तो 2 stereoisomers, ये वाला जो कार्बन है ना, दिस वन ओवर हियर, ये कायरल है, मैं इसको स्टार्ट, इट इज कायरल, और इशू ये कि तो इसका मतलब है दैट्स इसका मिरर्ड वर्जन होगी प्लस और 2 मिरर्ड वर्जन प्लस एंड माइनस, ठीक है, बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। इसका मतलब टॉप डिफरेंट है, इसकी इस साइड पे डिफरेंट है, ये वाली साइड डिफरेंट है, ये वाली साइड, ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट, बट आई थिंक ये जो दूसरा वाला कार्बन है ना जो उसके साथ वाला है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कायरल, इसका एक एच होगा व्हिच इज नॉट शोन, उसकी भी साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, दिस साइड इज डिफरेंट, दिस साइड इज डिफरेंट, ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट, तो इसका मतलब है ये भी कायरल होगा और इसकी भी 2 मिरर्ड वर्जन होगी, which means के the total number of isomers that this thing can have वो actually 4 होंगे, तो C और D में से ऑप्शन सही होगा। ये बात क्लियर है? सर एक सेकंड दोबारा समझा देंगे कि why 4 stereoisomers? मतलब ये तो क्लियर है ना कि it has 2 chirals, right? Yes. और वो पता है ना मिरर्ड इमेज, राइट हैंडेड होगा लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, जहाँ पे 2 हाथ होते हैं उसकी जो Okay. शेप होगी, तो अब मुझे बताओ कि 4 ऑप्शन, ये 2 पर n होता है कि अगर आपके पास ना इफ यू हैव नंबर ऑफ सिस ट्रांस अगर एक से ज्यादा होंगे ना, n इज द नंबर ऑफ सिस ट्रांस और द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है, कि अगर मेरे पास 3 कायरल कार्बन होते हैं ना तो ये 8 होता है, 2 to the 3 जो होता है वो 8 डिफरेंट शेप्स होती है। अगर मेरे पास 4 किसी मॉलिक्यूल में ना, इफ अ मॉलिक्यूल हैज 4 कायरल कार्बन एटम्स, तो वो 2 to the 4 16 डिफरेंट उसकी शेप्स होती है, और उसकी शेप्स डिफरेंट क्यों होती है? वो ये होती कि ये जो ऊपर वाला ना लेट्स से प्लस हो और जो लेफ्ट वाला है ना वो भी प्लस हो, ये उनकी एक शेप होगी ना, लेट्स से दोनों राइट हैंडेड। एक और मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर, द फर्स्ट वन इज प्लस एंड द अदर वन इज लेफ्ट हैंडेड, मिरर्ड वर्जन होगी, यानी एक मिरर्ड होगा, दूसरा जो होगा वो वैसे का वैसे ही होगा।
और द फर्स्ट वन की जो शेप होगी ना वो लेफ्ट हैंडेड हो, और जो दूसरा वाला है ना वो राइट हैंडेड हो, या फिर दोनों के दोनों ही ना मिरर्ड हो, दोनों के दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हो। ओके तो सर, टोटल, समझ आ गया। हाँ तो टोटल शेप्स कितनी बनी? ये बनी 4 बनी डिफरेंट। एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा। देखने में सारे एक जैसे ही होंगे, ठीक है। ओके सर। तो उसमें उसी तरह के 3-4 बंदों ने हाथ पकड़े ना एक दूसरे के, तो अब वो आप एक ने एक बंदे का राइट हैंड पकड़ा हुआ है, और वो लेट्स से एक चेन बन रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में ना उसने उसका लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ है। तो वो है तो वही चीज ऑलमोस्ट, लेकिन वो मसला है कि वो शेप जो होगी ना वो डिफरेंट हो जाएगी ना, क्योंकि अगर आपने उसका लेफ्ट हैंड पकड़ना है तो उसकी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो मिरर्ड होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस तो सर। तो पॉइंट है कि वो कॉम्बिनेशंस पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर सबसे बेस्ट वो विजुलाइज करने का तरीका वही है कि जैसे वो लाइन में ना बंदे चेन बन रही है, और वो सारे एक दूसरे का ना हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। अब सिर्फ मसला ये होगा, अब ये कार्बन एटम्स है, ठीक है। अब इसका कौन सा हैंड बन रहा है? अगर ये मेरी तरफ देख रहा है ना तो ये लेफ्ट हैंड बन रहा है, और इसका जो बन रहा है राइट हैंड बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब मसला है कि वो उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है ना, ये उल्टा होके खड़ा हो सकता है। तो अगर इस अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, मिरर हो जाएगा, तो फिर इसका ये वाला हाथ जाके उसके साथ कनेक्ट होगा ना, तो वो जो आपकी चेन बन रही होगी ना उसकी शक्ल जो होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। पहले वो तीनों बंदे आपको की तरफ देखते हुए खड़े हुए थे, वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड स्विच करोगे ना तो वो फिर एक बंदा आपसे उसके उसका फेस आपसे दूर हो जाएगा, तो शेप में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा उस चेन की, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके सर। अच्छा खैर, अगला वाला कि वो अगला क्या कह रहा था, वो कह रहा है व्हाई डज नॉट हैव स्टीरियो आइसोमर्स, व्हिच इज ट्रू। सी है, ये जो है ना, इट डज नॉट हैव स्टीरियो आइसोमर्स, वो इसलिए, अच्छा ये एज दिखाने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एज तो वैसे ही लगे हुए हैं हर जगह ना, तो मतलब इस एज को शो करने का कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज ये सारी एज है, ये भी एज है, इधर 2 एचेस हैं, इधर भी 2 एचेस हैं, इधर भी 2 एचेस हैं, यहाँ पे भी 2 एचेस हैं, यहाँ पे भी 2 एचेस हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कैरल, ये वाला जो कार्बन है दिस इज नॉट गोइंग टू बी कैरल। व्हाई? कि ये टॉप डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, लेकिन ये जो दो साइड्स है ना दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, वो बिल्कुल एक ही चीज है दोनों साइडों पे, ठीक है, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सो दिस इज नॉट कैरल। वो क्लियर है कि इसके अंदर कोई कैरल नहीं है जो दूसरा मॉलिक्यूल है, क्लियर है? यस सर। Yes. अच्छा वो कह रहा है टी इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स 66.7% बाय मास ऑफ कार्बन। इसका वैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, कार्बन है ना तो, अच्छा उसने कहा है ऑक्सीजन भी है, तो हमें पता ही नहीं है उसके अंदर एच कितने हैं। 1 ऑक्सीजन भी है उसमें, और तो इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, मतलब द ओनली थिंग वी नो इज कि दिस इज 66 पॉइंट। अच्छा फायदा है कि वो काम लंबा हो जाएगा, कि वो आपको हर जगह ना जाके देखना पड़ेगा 66.7% कौन है कार्बन। अच्छा तो दूसरे वाले पे चले जाते हैं, वो पहला वाला काम तो लेंथी हो जाएगा। अल्कलाइन आयोडीन, अल्कलाइन आयोडीन क्या है? आइडोफोम टेस्ट, ठीक है। आइडोफोम टेस्ट का पॉजिटिव होता है आइदर विद मिथाइल कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, या फिर मिथाइल विद CHOH, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, और बाकी जो मर्जी हो। तो किसके पास ये स्ट्रक्चर है? मेरे ख्याल से बी के पास है, और डी के पास है। ब्यूटेन 2 ऑल जो है ना, 2 ऑल OH सेकंड पे लगा हुआ है, तो ये मिथाइल और फिर ये H और फिर ये CH2, और तो इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वही स्ट्रक्चर है, दिस इज मिथाइल विद CHOH, ठीक है। तो इसका तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। और ब्यूटेनोन भी, ब्यूटेनोन जो है, ब्यूट इज 4,
और मेरे पास कीटोन है तो डबल बॉन्ड हो बीच में ही होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, विच इज द सेम थिंग। अच्छा, CH3 CH2 और 3। I think it's D. ठीक है, इसके अंदर भी वो स्ट्रक्चर है, मिथाइल विद अ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जो यहाँ पे Okay, है। sir. अच्छा, डी क्यों है डी? अब वो देख रहे हैं 60, अब बेसिसी पे बात आ जाती है। अब वो देख रहे हैं कि किसके पास कार्बन 66.7% है। आंसर तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं। तो पहले वाले में अब वो बैठ के मैथ करनी पड़ेगी, कितने कार्बन है, दैट्स 48। इसकी टोटल एमआर कितनी है? 48 प्लस ऑक्सीजन है एक, तो कितना हो गया? 48 प्लस 16 64। और फिर हाइड्रोजन कितने? दैट्स वन, कितने हाइड्रोजन हो गए? दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 74 हो गया, इंटू टाइम्स 100 कर लो। इसमें कितने चार कार्बन हैं, तो दैट्स 48 अगेन। टोटल कितना हो गया? 48 प्लस ऑक्सीजन, दैट्स 64 प्लस 65 66 67 68 69 72 होगा। तो बस एक 48 डिवाइड बाय 74 आ रहा है, एक 48 डिवाइड बाय 72 आ रहा है। Yeah, it's D. और The second one is 66.6. ठीक है, तो ये डी है। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्यूटेनोन इज करेक्ट? कि ब्यूटेनोन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वन सेकेंड। अच्छा, ब्यूटेनोन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि यू हैव, एक हो जाएगी। अच्छा, ब्यूटेनोन, which statement of butanone is correct? Can be dehydrated by concentrated sulfuric acid to give this thing? नहीं, डिहाइड्रेट तो होगा ही नहीं, कीटोन्स डिहाइड्रेट होते ही नहीं है। टॉलरेंस के साथ पॉजिटिव, कीटोन्स डोंट गेट नहीं. ऑक्सीडाइज्ड, ठीक I है। think it's D. इसका जो मैकेनिज्म होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो फिर आपके पास डी बचता है। रिड्यूस होते हैं, कीटोन्स गेट रिड्यूस्ड, तो जो डबल बॉन्ड O है ना, दैट विल टर्न बैक इनटू एन अल्कोहल। NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वापस अल्कोहल बन जाएगा। और अगर वो अल्कोहल बनता है तो ये वाला जो कार्बन है, दिस इज गोइंग टू बी कायरल। दिस कार्बन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कायरल, ठीक है। अगला, मिथाइल ब्यूटुइन रिएक्ट्स विद HBr एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस कंपाउंड X एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ब्यूटुइन और 2 मिथाइल, और इसके साथ एक H होगा और इसके साथ एक 3 H होंगे। अच्छा, HBr के साथ वो कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट, राइट? तो वो H ने इधर अटैच होना है और Br ने इधर अटैच होना है। Br इज गोइंग टू गेट अटैच्ड ओवर हियर, ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड बीच में से इट्स गोइंग टू गो अवे। तो मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा। फिर वो कह रहा है कंपाउंड X रिएक्ट्स विद KCN एथेनॉलिक, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इसकी जगह पे CN आ जाएगा, तो कंपाउंड Y बन गया। और वो कह रहे हैं उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो CN जो है ना वो हाइड्रोलाइज होके इट इवेंचुअली टर्न्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस में। अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता तो इट वुड हैव टर्न्ड इनटू अ सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो कह रहा है व्हाट इज कंपाउंड Z, इसका नाम बताओ। हाँ, इस मॉलिक्यूल का नाम बताना है। ये फाइनल मॉलिक्यूल हमारे पास आया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है। तो I व्हाट think इज द it's A. लॉन्गेस्ट? हाँ, जो लॉन्गेस्ट चेन है ना उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट होना चाहिए, तो इट्स these carbon atoms plus this carboxylic acid, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। और फिर आपके पास यू हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स, और वो दोनों सेकंड पे ही लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन,
और जो भी काउंटिंग स्टार्ट करनी है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करोगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप. तो इसलिए वो 2 बनता है. ठीक है, उस साइड से काउंट नहीं करना. तो ए इज फाइन. इट्स दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड. और फिर सेकंड पे ना देयर 2 methyls. So 2 2 both methyls are on the second one. चले ठीक है. अच्छा चले ठीक है. ये लास्ट 4 क्वेश्चंस है. ये आप लोग ना ट्राई कर लो एज अ होमवर्क ट्राई कर लो. ठीक है, Okay, तो sir. फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, ओके, टेक केयर. हाफिज. Allah Hafiz. सर एक क्वेश्चन था. ये हाँ जो जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन है वो नहीं आ रहा ना, सिलेबस में नहीं है ना? वो सिलेबस में नहीं है. हाँ, अच्छा ओके, बस यही क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. हाफिज.